दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी एक्यू चैनल पे आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है कि दिसंबर 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और किसने अपना डिजिटल पेमेंट ऐप जिसका नाम है डाक पे लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। तो एक बार अच्छे से समझ लेना, जो इंडियन पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में मिलकर एक नया डिजिटल पेमेंट करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और उसका नाम है डाक पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसका एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये एक नया मोबाइल ऐप है जिसको आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि डाक पे नाम से ये इंडियन पोस्ट की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप बिल का पेमेंट कर सकते हैं, पैसों का भुगतान कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अब इसमें आप देख सकते हो, ये उसी का एक बैनर आपको दिख रहा होगा, जिसमें देखो बहुत सारी बातें पीएम मोदी ने लिखी हैं कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल रहा है और ये सब करना चाहिए। ये देखो डाक पे नाम के ऐप की बात हुई है यहाँ पर, और इसकी क्या क्या सुविधाएं हैं, मतलब इसमें यूपीआई है, बिल पेमेंट कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो कि एक ऐप में होती हैं। तो उसका ये आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि इंडियन पोस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और ये जो बैंक हमने बात करी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, IPPB। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बारे में हम लोग देखना चाहें तो हम देखेंगे कि इंडियन पोस्ट जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसी प्रकार से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में की गई थी और इसके MD और CEO का नाम है जे वेंकट रमू। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो स्थापना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मात्र 2 साल पुराना है। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके MD और CEO का नाम है जे वेंकट रमू। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बना है कि हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स जो होता है उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी गई है। बिजली की जो खपत होती है वो किस तरीके से पैंडेमिक के दौरान प्रभावित हुई है, उसको लेकर क्वेश्चन बना है कि हाल ही में पहली बार प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2020 किस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट में क्या डेटा निकल कर सामने आया है कि इसी रिपोर्ट में ग्लोबल बिजली की जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है। तो इसमें देखा गया है कोविड-19 की वजह से ग्लोबल लेवल पर जो बिजली का यूज़ हो रहा है उसमें लगभग 2% की कमी देखी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पैंडेमिक की वजह से इस रिपोर्ट के अनुसार 2% की बिजली की खपत यहाँ पर देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग 2021 की बात करी जाए तो पैंडेमिक थोड़ा थोड़ा ओवर होना शुरू हो जाएगा, मतलब कम होना शुरू होगा। इसका जो वैक्सीन है वो डेवलप हो चुका होगा। तो 2021 में इसका जो कंजम्पशन है बिजली का वो बढ़ने के चांसेस हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल बिजली की डिमांड में कितने प्रतिशत की बढ़त होगी, तो 3% की बढ़त होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जिसमें कि आपसे एक फैक्ट पूछा जाता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ करी है। तो इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको करंट अफेयर्स में अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है,
क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट है ये, और इसमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो हमारा 1 साल का पीडीएफ है ये परचेज कर सकते हैं। इस पर एक ऑफर चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये कुल मिलाकर 6 लोगों को प्रदान किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर ये जो पुरस्कार है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि इस बार 2020 में कुल मिलाकर 6 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा पर्यावरणीय पुरस्कार है, और इस अवार्ड को यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा, यानी कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अवार्ड है कितनी श्रेणियों में, कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये 5 कौन कौन सी कैटेगरी है? पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल विजन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये 5 कैटेगरीज में इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। अब चूंकि इसको 5 कैटेगरी में दिया गया है तो ये 5 लोगों को दिया जाना चाहिए, जबकि मैंने आपको कुछ आंसर करवाया कि ये 6 लोगों को दिया गया है। एक्चुअल में एक कैटेगरी है जिसका नाम है इंस्पिरेशन एंड एक्शन। इस कैटेगरी का अवार्ड है ये 2 लोगों को दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर इसका 6 लोगों को इस बार ये अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये आप 6 के नाम पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ लेना, टेलीग्राम से पीडीएफ को ले लेना। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो उसका नाम आपको याद रखना है कि अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड, उनको प्रदान किया गया है इसका लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो दोस्तों, चूंकि ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। यूएनईपी का जो मुख्यालय है ये नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में अगला जो प्रश्न बनेगा कि किस बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए एक FX फॉर यू नाम से एक सुविधा की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कैनरा बैंक ने FX फॉर यू नाम से एक सुविधा की शुरुआत करी है, जो कि कैनरा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा? FX का मतलब होता है फॉरेक्स, यानी कि जब भी हम लोग विदेशों से पैसे का लेन देन करते हैं, विदेशों से पैसे का आदान प्रदान होता है, तो उसको बैंकिंग सिस्टम में और आसान बनाने के लिए कैनरा बैंक ने हाल ही में FX फॉर यू नाम से एक प्रोग्राम को शुरू किया है, एक सुविधा को शुरू किया है, और इसको कैनरा बैंक ने शुरू किया है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है, जब भी विदेशों से पैसा मंगाया जाता है तो इंडिया के किस बैंक में पैसा आना है, इतनी बैंकें हैं, तो इसके लिए कोड यूज़ होता है जिसको हम लोग स्विफ्ट कोड के रूप में जानते हैं। चूँकि हम लोग विदेशों से पैसे की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। ये जो स्विफ्ट कोड होता है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा स्विफ्ट का, SWIFT। तो स्विफ्ट का ये जो पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा ये आपको याद रखना है। ये जो स्विफ्ट होता है इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसमें 8 या फिर 11 कैरेक्टर वाले स्विफ्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से आप एक चीज़ कमेंट करके बताइए, जैसे स्विफ्ट कोड होता है इसी प्रकार से एक IFSC कोड होता है, इसका फुल फॉर्म आप बताइए। एक टर्म होता है ICMR,
इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये दोनों चीज़ों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों दिसंबर में एक पुस्तक बड़ी चर्चा में है जिसका नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो इस फेमस पुस्तक के लेखक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमीश त्रिपाठी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अमीश त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है अमीश त्रिपाठी। यहाँ पर अमीश त्रिपाठी का फोटो देख सकते हैं, साथ ही साथ में इस पुस्तक को देख सकते हैं जिसमें लिखा है धर्मा डिकोडिंग द एपिक फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ये इसका पूरा यहाँ पर आप पुस्तक को देख सकते हैं जिसको अमीश के द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्यार दें। प्यार आप दो तरीके से दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके। भारत और किस देश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच में एक सड़क निर्माण हुई है जो कि भारत में तो पहले से चल रही है लेकिन अभी ये बांग्लादेश की कुछ एरिया से होकर जाएगी जिसको स्वाधीनता सड़क के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बांग्लादेश में ये सड़क जो है ये मेहरपुर मुजीबनगर ज़िले से होकर जाएगी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए पहले सेप जिसका नाम है हिमगिरी को किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें कि सिप बनाए जाएंगे। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत जो पहला हिमगिरी नाम से एक सिप बनाया गया है इसको GRSE कोलकाता के द्वारा बनाया गया है, गार्डन रिसर्च, ठीक है। तो GRSE कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वो हिमगिरी नाम का सिप है जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका पहला जो प्रोडक्शन है वो ये सिप है जिसको हाल ही में GRSE के द्वारा बनाया गया है। GRSE के बारे में डिस्कस करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चेयरमैन और MD इसके हैं विपिन कुमार सक्सेना, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों दिसंबर 2020 में किस राज्य ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य ने सभी संस्कृत स्कूलों और मदरसों को बंद करने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड अभिनेता को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।